गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ है नैन्सी, जिनको एक फेलोशिप मिल रही है जिसका नाम होता है इंस्पायर फेलोशिप। इस सब के बारे में, इस फेलोशिप के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आज नैन्सी हमें बताएंगी। सबसे पहले नैन्सी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। और उसी के साथ साथ नैन्सी, क्या आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकती हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट स्टूडेंट्स कैन नो हु इज नैन्सी। हेलो गाइस, जैसे कि मैम ने बताया, आई एम नैन्सी कौशल। आई एम परस्यूइंग पीएचडी फ्रॉम एमटेक चंडीगढ़ और मैं डीएसटी इंस्पायर फेलो रही हूँ और फिलहाल चल भी रहा है। जैसे मेरा डीएसटी इंस्पायर फेलो 12th से ही चल रहा है और उसी के थ्रू मैं अभी पीएचडी भी कर रही हूँ। नैन्सी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा कि इंस्पायर फेलोशिप होती क्या है, किन स्टूडेंट्स को ये मिलती है और इसका अमाउंट कितना होता है। जैसे कि इंस्पायर फेलोशिप तो पहले तो ये होती है कि कोई फर्स्ट रैंकर होता है, यूनिवर्सिटी टॉपर, या फिर 12th में जिसकी रैंक ऑल यूपी में डिसाइड होती है या फिर ऑल स्टेट में डिसाइड होती है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर वो लाई कर रहा है तो वो इंस्पायर होल्डर होता है। ठीक है, तो वो लिस्ट जारी होती है 12th में कॉलेज के द्वारा या स्कूल्स के द्वारा जो 12th से होती है। लेकिन जो एमएससी के बाद वाली डीएसटी फेलो होती है वो आप डिपेंड करती है कि आपने वहां पे टॉप किया है। यूनिवर्सिटी होल्डर, फर्स्ट रैंकर होल्डर जो होते हैं उनको ये मिलती है। तो ये दो तरीके से हम डीएसटी इंस्पायर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसका अमाउंट इस 12th और डीएसटी इंस्पायर में जो अमाउंट मिलता है वो इक्वल टू सीएसआईआर मिलता है। और जैसे कि इसमें जो फेलोशिप होती है वो 31,000 होती है मेनली, प्लस आपकी कंटेंजेंसी जो आती है 20,000 आती है, और प्लस डिपेंड करता है एचआरए आपका कितना आ रहा है। जैसे आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका एचआरए ज्यादा होगा, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका एचआरए थोड़ा 16 से 17% होता है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि 12th के बाद कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आपने बोला लिस्ट निकलती है, तो वो कैसे निकलती है। जैसे मेरे स्कूल में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था ऐसा, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कैसे निकलती है, अप्लाई कैसे करना, पूरा प्रोसीजर 12th का पहले। जैसे कि आप मान लीजिए यूपी को ले लीजिए या किसी और स्टेट को ले लीजिए, निकाला जाता है बच्चों का, एक कट ऑफ रखी जाती है कि जो बच्चे 91 टू 91% से अबव पाए होंगे उनको डीएसटी फेलो मिलेगी। ऐसा ये गवर्नमेंट निकालती है एक एवरेज निकालने के बाद बच्चों के। तो जितने भी बच्चे उस स्कूल से आते हैं तो एक लिस्ट जारी होती है कि हाँ हमारे यहाँ के इतने बच्चे इतने परसेंटाइल के अंदर हैं, तो मीन्स इनको डीएसटी इंस्पायर फेलो मिलना चाहिए। फिर जब वो जाता है फिर एक रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन आपका पूरा बायोडाटा जाता है, आपका नेम, फादर नेम, डीओबी और स्कूल नेम, सारे सब्जेक्ट में जो आपने जितने परसेंट पाए हैं सारे सब्जेक्ट का जाएगा, टोटल जाएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया होती है, भले आप डीएसटी फेलो हो गए हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है आपको पैसे मिलेंगे, आप 12th के बाद पैसे पाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके एडमिशन पे। ठीक है, अगर आप साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूरी है कि आप साइंस ब्रांच में ही एडमिशन ले। ऐसा नहीं है कि आप साइंस ब्रांच से डीएसटी फेलो हो गए और ले रहे हैं फिर आर्ट साइड में एडमिशन, तो फिर आप इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसमें आप चाहे वो फार्मेसी फील्ड के हो या फिर मैथ बैकग्राउंड के हो या फिर जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आप एमएससी करना चाहते हैं, लेकिन साइंस फील्ड आपका होना मस्ट है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, पहले तो एडमिशन लेना है। डजन मैटर के प्राइवेट कॉलेज है, डजन मैटर के गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, या एडेड कॉलेज। तो इसमें आप अगर एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद इसमें एक क्राइटेरिया होती है, अगर आपका मान लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, 3 साल की बीएससी है, 4 साल की बीएससी है। मैंने जब किया था अपने टाइम पे तो बीएससी 3 साल की थी। अगर आपकी परसेंटाइल जो है 60% लोअर आ रही है तो फिर आपको इंस्पायर फेलो का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फेलोशिप तब मिलेगी जब आप 60% से अबव पा रहे हो। अच्छा, तब ये आपकी फेलोशिप मिलेगी, और तब मिलेगी जब आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद में एक इंडोर्समेंट लेटर इसके नोटिफिकेशन पे दिखाता है। उस इंडोर्समेंट लेटर पे आपका नाम होता है, आपके पिताजी का नाम होता है और स्कूल का एक साइन होता है, प्रिंसिपल या एचओडी का, जिसका भी साइन उस पे कराना होता है उसको करा के उसके बाद उसे स्कैन कराना होता है, क्योंकि आपका एक ईमेल आईडी जनरेट हो जाती है और आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है डीएसटी इंस्पायर के साइट पे। ओके,
इसमें आपको डॉक्यूमेंट वहां पे भेजने होते हैं। आपकी स्कैन मार्कशीट कॉपी चली गई, आपकी स्कैन इंडोर्समेंट लेटर चला गया, फिर वो आपको कुछ दिन वेट करना होता है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने कभी कभी 4 महीने लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर थोड़ा साइड प्रॉब्लम कभी कभी चलने लगती है, तो आपको चेक करना होता है बार बार मेल आईडी, या फिर आप अपने साइट को खोल के देखते रहिए कि क्या है उसमें प्रोग्रेस, कुछ है नहीं। फिर उसमें बगल में एक नोटिफिकेशन का एक कॉलम होता है, अगर आपका सेलेक्ट हो गया मान लीजिए आपका इंडोर्समेंट लेटर, आधार कार्ड, सब कुछ जो जो फिल उसमें मांगता है, जो जो उसमें फिल कर दिया, तो फिर आपको नोटिफिकेशन वो देते हैं कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए, आपके अकाउंट में 60,000 रुपए भेज दिए गए। अच्छा। अब देखिए, जो हमारा पीएचडी का फेलोशिप कितना मिलता है और 12th का फेलोशिप कितना मिलता है, ये दोनों डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, ये सकते हो। लेकिन 12th में जो फेलोशिप मिलती है वो 80,000 पर ईयर मिलती है, 80,000 पर ईयर। लेकिन हमारी वही पीएचडी में 31,000 प्लस हमारा कंटिजेंसी 20,000 प्लस हमारा एचआरए मिलता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे 12th में अब 80,000 तुरंत आपको 80,000 ही वो पूरा नहीं देते, उसमें भी वो और भी क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे क्या है कि आपको पहले वो 60,000 भेज देंगे, फिर जो 20,000 होगा वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, कि जैसे हम कहीं कहीं से डेजर्टेशन करते हैं, उसी टाइप का आपको प्रोजेक्ट कहीं करना होगा, उस प्रोजेक्ट का आपके पास जो ब्यौरा आएगा उनको भेजना होगा स्कैन करके, फिर वो आपको 20,000 रुपया बाद में देते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं भी भेजते तो भी आपको 60,000 रुपया मिल जाता है, लेकिन वही है 20,000 रुपया तभी आपको मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे और उसकी स्कैन कॉपी भेजोगे। तो ये तो 12th का हो गया। और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करने के लिए 12th में आपको चाहिए कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, तो फर्स्ट ईयर का प्रोसेस हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है, ना आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है, फिर से 60% अबव होनी चाहिए, स्कैन करिए इंडोर्समेंट लेटर पे, फिर से वही प्रोसीजर करिए, अपलोड कर दीजिए। थर्ड ईयर में भी यही है, अपलोड कर दीजिए। अगर आप किसी भी, जैसे उसमें आजकल तो डेडलाइन देने लगे हैं कि ये वैसे भी रिजल्ट बच्चों का जुलाई तक तो आ ही जाता है, तो जुलाई में क्या होता है कि वो 31 अगस्त लास्ट डेट आजकल देने लगे हैं, तो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में उन्होंने कितनी लास्ट डेट दे रखी है स्कैन कॉपी भेजने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आप देखते रहिएगा, वरना फिर पता नहीं चलेगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेट चली जाती है, फिर वो कंसीडर नहीं करते आपकी स्कैन कॉपी को, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसमें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका सेकेंड ईयर में छूट गया, मान लीजिए डेट चली गई, आपने ध्यान नहीं दिया, भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी डिसकंटिन्यू हो गई आपकी डीएसटी। अच्छा। आप थर्ड ईयर में भी एग्जाम दीजिए, आपका जो मार्कशीट आएगा उसको स्कैन कराइए, इंडोर्समेंट लेटर की कॉपी भी आप साइन वाइन करा के उसको स्कैन करके उसकी कॉपी अपलोड कर दीजिए। भले आपका सेकेंड ईयर का पैसा नहीं आएगा, लेकिन थर्ड ईयर का तो पैसा आ जाएगा ना आपका, उन्होंने पूरे 3 साल के लिए वैलिड कर रखा है अभी आपको। फिर उसके बाद में अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ, एमएससी की तरफ बढ़ना है, तो इसमें क्या है कि आप थर्ड ईयर तो कर चुके, कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी भी आपको नहीं करना है, सेम ही आईडी वो आपकी चलेगी, एमएससी बीएससी टू एमएससी। लेकिन ये डिपेंड, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे या फिर कुछ और। तो एमएससी में आप एडमिशन लीजिए, उस फिर से वही प्रोसेस, एमएससी पास कीजिए, एंडोर्समेंट लेटर लगाइए, स्कैन कॉपी भेजिए। सेकेंड ईयर में भी वही सेम कॉपी। यहाँ आप एमएससी तक यूटिलाइज कर सकते हैं डीएसटी को, वो भी कितना, 60,000 रुपए आपकी फेलोशिप होगी, प्लस 20,000 रुपए जो होगा आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप पर ईयर प्रोजेक्ट करके उसकी स्कैन कॉपी भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस मुझे आए हैं नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी लास्ट ईयर तक 80,000 रुपए मिलता है पर साल का, राइट? और उसमें 60,000 आपको तुरंत मिल जाएंगे, और 20,000 आप जब प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको फिर वो 20,000 मिलते हैं। तो जो हमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है उसका भी आपको फिर कुछ स्कैन कॉपी या कुछ भेजना पड़ता है डीएसटी को? हाँ, उनका भेजना पड़ता है। एक्चुअली मेरे टाइम पे तो मुझे भी पता नहीं था, इसलिए तो मैंने किया नहीं उस प्रोजेक्ट को, लेकिन प्रोजेक्ट में ऐसा करना पड़ता है। जिन्होंने किया है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जहाँ से आप प्रोजेक्ट करते हो 6 महीने का होता है, जैसे डेजर्टेशन टाइप का, तो वहां पे आपकी थीसिस उसिस ऐसे कुछ बना के वो देते हैं, जैसे हम डेजर्टेशन टाइप में करते हैं, और आपको एक लेटर जाता है वहां के एचओडी से या फिर गाइड से। अच्छा। वो जो कॉपी होती है उसे अपलोड करनी होती है, और एक एंडोर्समेंट लेटर वहां से।
तो इससे मैं ये समझ चुकी हूँ कि मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर से एमएससी लास्ट ईयर तक आपको 80,000 रुपीज मिल रहे हैं, और उसके लिए आपको ये है कि आपको हर साल आपका जो मार्क्स है वो 60% से अबव होना चाहिए, राइट? हर साल 60% से अबव होना चाहिए। उसके बाद आपने शुरू में एक और बात बोली थी नैन्सी की गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है, मतलब कि कितने अप्लाई कर सकते हैं। एज इन की मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि टॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर 90% से ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? स्टेट टू स्टेट वेरी होता है क्या? हाँ, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी क्योंकि करता है। कितने बच्चे मैक्सिमम नंबर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जनरेट करते हैं कट ऑफ। जैसे किसी भी एग्जाम में होता है मैक्सिमम परसेंटाइल आपका कितना गया है, कि हाँ इस क्राइटेरिया के अंदर इतने बच्चे आ रहे हैं, फिर वो हर स्कूल में एक डेटा जारी होता है कि हाँ हमारे यहाँ का बच्चा इतना परसेंट पाया है, तो वो डीएसटी फेलो हो सकता है, तो उसके लिए वो डेटा भेजा जाता है। तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? मतलब स्टूडेंट को कोई वेबसाइट पे जाके देखना है या अपने टीचर्स को बोलना है कि मुझे ऐसे डीएसटी चाहिए? स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि क्राइटेरिया जैसे पता चल जाती है गवर्नमेंट की कि हाँ अगर इतने परसेंट के ऊपर, वो तो गवर्नमेंट निकालती है कि अगर आप इतने परसेंट के ऊपर पा रहे हो तो मीन्स आप डीएसटी फेलो हो गए। लेकिन मेरे टाइम पे तो ऐसा था, लेकिन उसके 1 साल बाद ऐसा हुआ कि वो परसेंटाइल जो था मेरे टाइम पे था कि अगर आप 89% से ऊपर पा रहे हो तो मीन्स आप डीएसटी फेलो। तो मेरा 95 था, तो मैं तो श्योर थी डीएसटी के लिए। लेकिन अब मेरे 1 साल बाद क्या हुआ, बच्चों के पास होने के बाद उन्होंने कट ऑफ निकाला कि जो बच्चे 91% से ऊपर है उन्हें डीएसटी मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो तो क्या रूल निकाल रहे हैं। तो ये बच्चों को स्कूल में ही अपने पूछना पड़ेगा कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का नोटिस आया है क्या? 12th के बच्चे तो उतने जानकार होते नहीं सबके मामले में, तो फिर जहां तक अगर स्कूल वाले थोड़े एक्टिव हैं तो वो करा ही देते हैं, उन्हें पता है ये स्कीम के बारे में। मतलब अगर मेरे कोई स्टूडेंट है जो अभी 12th में है तो मैं उनको बोलूंगी कि अपने टीचर्स की जाके जान खाओ और अपने टीचर्स से जाके पूछो कि ऐसे कोई फेलोशिप है, हमें लेनी है, हमें प्लीज दिलवाइएगी। अगर अब वो अच्छे हैं पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली उनको मिलनी ही चाहिए। और इसके बाद जब स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो उसको डीएसटी की वेबसाइट पे जाके खुद से ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसीजर उसका खुद से चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे तो 12th में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो स्कूल से कई सारे साइबर कैफेज लिंक होते हैं जो वहाँ के काम करते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो इजिली हेल्प कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं नया है, अब काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो चुकी है साइबर कैफे। मतलब करना खुद को ही है, वो तो पेरेंट्स भी खैर हेल्प कर देंगे, मतलब करना तो खुद को ही है। हाँ, करना हेल्प लो या फिर किसी और की हेल्प लो, वो डिपेंड करता है तुम पे, लेकिन तुम्हें खुद पे वेबसाइट पे जाके सब कुछ ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो अभी आपने बताया। हाँ, ऐसे ही करना। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बीएससी में ये बात पता चली, समझो कोई मेरा भी स्टूडेंट है जो बीएससी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अगर उसको लेनी है तो वो नहीं ले सकता फिर फेलोशिप? नहीं, वो आपको कंटिन्यू कराना होगा 12th के बाद ही, क्योंकि एक डेडलाइन होती है कि दिसंबर में ये फॉर्म निकल रहा है, नवंबर में फॉर्म निकल रहा है, नोटिफिकेशन के पे देखना होता है। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप उसमें कुछ करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया फिर आप होश में आए नहीं भाई मैं तो डीएसटी फेलो रह चुकी हूँ, तो फिर आप इसका यूज नहीं कर सकोगे। जैसे आपने बोला दिसंबर में फॉर्म है, तो कौन से दिसंबर में? जैसे समझो अभी ये चल रहा है 2021 में, मेरे मार्च में पेपर हुए थे 12th के, मेरा जून में रिजल्ट आया, तो मेरे लिए फॉर्म कब निकलेगा? 2020 दिसंबर में या 2021 दिसंबर में? नहीं, मेरे टाइम पे तो ऐसा था नवंबर दिसंबर के बीच आसपास वो पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकल आते थे। लास्ट डेट ऐसे बात कर रही हूँ फिलहाल में 12th की। हाँ, उसके लिए भी उसी टाइम सेम ही निकलते हैं। मतलब नवंबर 2022 में जब मैं 12th में हूँ तभी मुझे भरना है वो? रजिस्ट्रेशन सेम ही होता है, बस इतना डिफर होता है कि आप उसमें 12th लिखते हो, आप इसमें एमएससी के बाद अपना सारा लिखते हो। तो वो मतलब मेरा क्वेश्चन ये कि 12th करने के बाद आता है या 12th करते टाइम ही फॉर्म आ जाता है? नहीं, 12th करने के बाद आता है, जब आपकी जारी हो जाती है कि आप डीएसटी फेलो हो, आपके काम तक बात पहुंच जाती है, फिर आपके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से भेज दिए जाते हैं कि हाँ आप डीएसटी इंस्पायर फेलो हो, आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, फिर वो करते हैं बच्चे। और सिर्फ बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ही मिलती है? सिर्फ बीएससी वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगी? मतलब कोई अगर ऐसा नहीं है, या किसी और में गया तो नहीं मिलेगी, सिर्फ बीएससी वाले? साइंस स्ट्रीम तो आप ग्रेजुएट जिसमें हो रहा है साइंस स्ट्रीम में, उससे सभी से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, कर सकते हो आप यूटिलाइज, ओके। और उसके बाद एमएससी तक तो आपको बस 60% बना के रखना है, हर साल एक प्रोजेक्ट करना है और यू आर गुड टू गो, आप सही हो?
तो ये हाँ, पहली बात। सही है। अब यहाँ पे बात आती है, आप एमएससी कर दी, एमएससी के बाद अगर किसी को इंस्पायर फेलोशिप चाहिए तो सबसे पहली बात, क्या कोई ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर होना चाहिए, CSIR गेट, कोई एग्जाम क्लियर होना चाहिए या नहीं? नहीं है, मैक्सिमम तो मोस्टली मैंने यही देखा है कि जो डीएसटी होता है वो खुद में ही सफिशियंट है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट को एक फेलोशिप चाहिए होता है पीएचडी कराने के लिए बच्चे को। तो डीएसटी आपको फेलोशिप देती है। उसमें अगर वो तो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है कि आपके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये तो इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू पैनल पे या फिर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही डिपेंड करेगा। मैक्सिमम तो जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, यही फुलफिल करता है कि आपके पास डीएसटी है तो आप एलिजिबल हो पीएचडी करने के लिए। मतलब डीएसटी को नहीं चाहिए कि आपके पास CSIR गेट हो, डीएसटी तो फेलोशिप दे देगा अगर आपका कहीं पे पीएचडी चल रहा है तो, और आपका एमएससी क्या टॉपर हो तो, एमएससी के आप टॉपर हो तो, राइट? हाँ, अगर आप एमएससी के यूनिवर्सिटी आप कोई टॉपर है हाँ, तो वो फर्स्ट रैंक होल्डर हुआ तो वो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप को यूज कर सकता है। तो वो फर्स्ट रैंक होल्डर ही होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होता 90% 80%, वो फर्स्ट रैंकर ही होना चाहिए एमएससी वाला। उसमें नहीं होता, गोल्ड मेडलिस्ट वो होना चाहिए। और अगर किसी ने समझो 12th से कोई फेलोशिप ले रहा है नैन्सी, और वो एमएससी में टॉप नहीं किया, तो क्या उसको पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो एमएससी में टॉप नहीं किया मतलब एमएससी में वो यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं है, लेकिन उसकी 12th से उसको मिल रही है इंस्पायर फेलोशिप, तो उसकी कंटिन्यू हाँ, होगी पीएचडी के लिए या नहीं होगी? होगी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 12th से ही डीएसटी है ना उसके पास। तो उसके पास डजंट मैटर वो फर्स्ट रैंक होल्डर है कि नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी काबिलियत दिखा दिया 12th के बाद ही। तो उसको जरूरत है फर्स्ट रैंकर होल्डर होने के लिए। हाँ, उसमें लेकिन मोस्टली क्राइटेरिया ये होता है कि आपका एमएससी में 70% से ऊपर हो। अच्छा, हाँ, और आप एमएससी में कंटिन्यू लिए हो फेलोशिप, तभी आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। अगर ऐसा 12th ना हो कि वालों को पता हो ये बात तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, अगर स्टूडेंट्स को हाँ, अगर हो कि आपने 2 साल छोड़ दिया एमएससी, गैप कर दिया, फिर आप कराने जा रहे हो रजिस्ट्रेशन पीएचडी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू होना चाहिए। उसके बाद चलिए, अभी अभी मेरे स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है, चलो 12th चला गया उनका, बीएससी चला गया, एमएससी चला गया, वो एमएससी फाइनल ईयर में, अब उनको इंस्पायर फेलोशिप चाहिए और उनको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकता है, उनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं सेमेस्टर वगैरह में, तो अब क्या करना चाहिए उनको? पहले तो हमारे सोच लेने या उनके सोच लेने से ऐसा होगा नहीं। अगर वो टॉपर हो रहे हैं तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें यूज करना चाहिए इस डीएसटी फेलो का। तो ऐसा करना होता है कि आपके पास 70% से ऊपर नंबर पाए हो एमएससी में, आप टॉपर हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, वो भी एक ऐसी आईडी से जिस आईडी को आपने कहीं यूज ना किया हो, एक न्यू ईमेल आईडी। फिर उसके बाद में आपको उसमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करना होता है, जैसे अपना नाम हुआ, डीओबी हुआ, बीएससी एमएससी हुआ, उसकी मार्कशीट को अपलोड करनी होती है, और आधार कार्ड, अपने साइन को सब कुछ अपलोड करना होता है। प्लस उसमें एक क्राइटेरिया होती है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिख के भेजना होता है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स में लिख के भेजनी है। स्पेसिंग जो होती है उसमें 1.5 का होता है, तो ये डिपेंड करता है। अब क्या उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, ये तो आपको देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम मोस्टली। लेकिन ये उसमें रिसर्च प्रपोजल, आपको रिसर्च आइडिया देना होता है, एक बाकायदा अच्छे से लिख, पेपर को पढ़ने के बाद आप एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव निकालिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव निकालने के बाद ये सोचिए आप इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको आइडिया भी बता दे रही हूँ, आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव निकालिए। बस अगर आपका सोचिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव निकल गया ना, फिर तो आपने अपना दिमाग लगा दिया उसमें कि हाँ हम ऐसे ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि डीएसटी वाले बस बच्चे का वो माइंड देखना चाहते हैं कि उसका माइंड वो साइंटिफिकली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, क्योंकि हमें भी नहीं पता भाई, हम हाइपोथेसिस दे सकते हैं, हम उसमें प्योर साइंस अभी नहीं लगा के भेज सकते। तो आपको एक अच्छा खासा रिसर्च आइडिया, मेथोडोलॉजी, थोड़ा सा आउटकम रिजल्ट ऐसे एक्सपेक्टेड, तो ऐसे होना चाहिए। एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए अच्छे से, उसको लिखिए, सब कुछ जैसे जैसे उसमें दे रखे हैं क्या क्या करना है आपको फिल करिए, फिर उसको सबमिट कर दीजिए। फिर वेट करिए आप कुछ दिन तक कि आपका फर्स्ट क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट अच्छा, सेलेक्टेड और नॉन
तो मतलब वो कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है ना, फिर तो वो पीएचडी में कहीं पे भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में ही लेना है, कहीं पे भी ले सकता है इंडिया में। तो आप कहीं पे भी पीएचडी में आप एडमिशन करा सकते हैं, डजेंट मैटर वो प्राइवेट है, डजेंट मैटर कि वो इंस्टीट्यूट ही है, डजेंट मैटर कि वो एक बहुत अच्छी लैब है, एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से। बस हाँ, अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से करते हैं या नॉर्मल कॉलेजेस से करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे। अच्छा, किस टाइप की प्रॉब्लम्स? वो तो पीएचडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, यू वांट टू से ना? नहीं, पीएचडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि आपने सबमिट कर दिया, आपका फर्स्ट लेटर जो आएगा उसमें लिखा होगा कि आप मान लीजिए वो लेटर आपको आज आया, तो वो जो लेटर होगा वैलिड होगा आपका 1 साल तक। अच्छा। आप उस 1 साल के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करिए पीएचडी के लिए, ठीक है। अच्छा। मान लीजिए मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर दिया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं सेलेक्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट लेवल तो मेरा काम हो गया। अब जो सेकंड लेवल काम तब होता है जब हम पीएचडी में इंटरव्यू ले लेते हैं। अच्छा। इंटरव्यू हो जाता है, सॉरी, पीएचडी में जब हम इंटरव्यू दे देते हैं और हमारा एडमिशन हो जाता है पीएचडी में, फिर वहां से मेन काम शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि सेकंड स्टेप आपका मेन यही होता है कि अगर गाइड की आपकी सीवी मेनली तो उसमें देखा जाता है। फर्स्ट सिलेक्शन तो मैक्सिमम लोगों का होता है, सेकंड सिलेक्शन तो ऐसे फिल्टर टाइप का होता है। अच्छा। आप अच्छे इंस्टीट्यूट गए, अच्छी जगह गए, मीन्स आपके गाइड का सीवी भी अच्छा हुआ। जब सीवी अच्छा है तो अच्छा खासा गाइड प्रपोजल भी, रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपका अच्छा खासा लिख के देगा। तो उसमें 2 चीजें मैटर होती है कि आपके एमएससी में मार्क्स अच्छे हैं, 60% हर जगह से बन रहा है, नहीं बन रहा है, एमएससी में 70% है कि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं हर यूनिवर्सिटी में 70% ही अगर टॉपर जाते हैं, कभी 60 to 65% भी टॉपर चले जाए। तो ये मैक्सिमम क्राइटेरिया कि 70% आपका होना ही चाहिए उसमें, और हर जगह से आपको 60% फुलफिल करना चाहिए। और उसके बाद में आप जो आपका गाइड जो प्रोजेक्ट लिख रहा है आपके लिए, जिसपे आप 5 साल काम करने वाले हो, आपका वो इंट्रोडक्शन, टाइटल, मेथोडोलॉजी, ये सब लिख के आपको अगर वो देगा, आप उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद में कुछ जैसे हमारे कॉलेज का एडमिशन लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, ये सब भी उसमें अपलोड, क्योंकि आप जब उसे खोलेंगे साइट को तो वो जितनी जितनी मांगेगा चीजें, आपको उतनी उतनी चीजें कलेक्ट करके रख लेनी है, क्योंकि मेनली कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट को पता हो गया इसके बारे में, तो वो उन्हें पता होता है कि हाँ हमें इस बच्चे के लिए ये जरूरत होगी, उन्हें ये चाहिए होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सीवी गाइड की सीवी वीक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डीएसटी वाले भी भाई पैसा तभी देंगे ना आप जब अच्छा साइंस करोगे। ऑब्वियसली बात है। सो इसमें आपको 5 साल, पूरे 5 साल मिलती है, 5 साल से ज्यादा भी मिलती है? अगर समझो आपकी पीएचडी खिंच गई 6 साल पे गई, तो आपको 6 साल के लिए डीएसटी मिलेगा, 5 साल के लिए? नहीं, केवल 5 साल के लिए। 5 साल के सीएसआईआर, जैसे सीएसआईआर 5 साल के लिए, तो वैसे केवल 5 साल के लिए। प्योर 5 साल के लिए ही मिलता है। इसके अलावा नैन्सी, अगर आप कुछ स्टूडेंट को सजेशन देना चाहेंगी इससे रिलेटेड? अब उसके बाद में भी है स्टेप्स अच्छा। जो मैं भी कर रही हूँ। ऐसा हो जाता है कि आपने भेज दिया प्रोजेक्ट लिख के आपके बॉस पे, आपने उसे अपलोड कर दिया, फिर आपको वेट करना होता है उसके सिलेक्शन का। अच्छा। मतलब सेकंड राउंड सिलेक्शन जिसे बोलते हैं। आपका सक्सेशन लेटर आ जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका उसमें लिखा होता है कि हाँ आप डीएसटी इंस्पायर के लिए सेलेक्ट हो गए हो। फिर उसके कुछ दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद, नोटिफिकेशन में तीसरी लिस्ट एक नोटिफिकेशन आती है, मतलब वो आपको पूरा नोटिफिकेशन आपके उस साइट पे आएगी, प्लस साइट पे आएगी, प्लस आपके जब आईडी और पासवर्ड अपना डालेंगे तो आपका जो पर्सनल आईडी जनरेट है उस पे भी वो नोटिफिकेशन देगा। अच्छा। आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आपके अकाउंट में इतना पैसा भेजा जा चुका है आपके इंस्टीट्यूट में। और सबसे अच्छी बात, हमें डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर जैसे झेलना नहीं पड़ता फेलोशिप के लिए पीएचडी के बाद। ये अच्छी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट को इकट्ठा ही पैसा भेज देते हैं पूरे साल भर का। अच्छा। अच्छा। विथ कंटिन्यूटी, विथ एचआरए। तो जब इंस्टीट्यूट के पास आ गया तो उन्हें भेजने में क्यों प्रॉब्लम होगी, हम आराम से अपना फेलोशिप लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1 साल बीत जाने के बाद पर ईयर इसमें जैसे आप उसमें अपना मार्कशीट की कॉपी, एंडोर्समेंट लेटर आप स्कैन करके सबमिट करते थे 12th वाले प्रोग्राम में, ऐसे पीएचडी वाले प्रोग्राम में आपको क्या करना है कि
आपको आपने जितना एक साल में काम किया, हाँ ठीक है, आपने जितना भी एक साल में काम किया, वो चाहे थोड़ा काम किया चाहे ज्यादा काम किया, रिजल्ट है डजंट मैटर, क्योंकि जरूरत नहीं है जल्दी कि हमारा या फिर रिजल्ट तुरंत आ जाए या बाद में आए, कुछ हमें पता नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे सारे लर्निंग फेज में होते हैं, सीख ही रहे होते हैं, तो फिर भी लास्ट टाइम तक थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है रिजल्ट। फिर उसको रिजल्ट लिखिए, आपने कौन कौन से मेथड्स लिखे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट तो भेजा ही जा चुका है, उसका इंट्रोडक्शन तो है ही आपके पास, अच्छा सा लिखिए। 1.5 स्पेस उसमें भी होता है, उसमें लिखा होता है कि कितने MB का मैक्सिमम अपलोड करना होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइम क्या वो दे रहे हैं। अच्छा फिर आप उस प्रोजेक्ट आपने जो लिखा है एक साल का पूरा डॉक्यूमेंट, उसको अपलोड करिए, सबमिट करिए। फिर UC एंड SC होता है एक, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जितना आपको फेलोशिप मिला है इस साल, वो आपने यूटिलाइज कर लिया कि नहीं कर लिया, एक जनरेट करना होता है उन्हें, एक फॉर्म टाइप का इंस्टीट्यूट को, उसको भी अपलोड करना होता है। फिर कुछ देर इंतजार करना पड़ता है, दिन जैसे महीने 2 महीने, फिर आ जाती है आपकी। अच्छा, फिर जैसे आपने बोला 1-2 महीने वेट करना होता है, तो वो 1-2 महीने की फिर साथ में मिल जाती है आपको? हाँ, वो आ जाती है। अच्छा जैसे जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट अपलोड किया, मैं भले ही वो टाइम लगाते हैं कि देर में वो भेजते हैं हमें फाइनल लिस्ट, लेकिन क्या होता है कि हमारी फेलोशिप तभी से कंसीडर हो जाती है। मान लीजिए मैंने आज भेजा ना, भले मेरी फेलोशिप को 2 महीने बाद कंसीडर मतलब आए वहां से लिस्ट, लेकिन हमारा जो कंसीडर होगा ना, आज ही से कंसीडर होगा, हाँ। जिस दिन हमने प्रोजेक्ट अपलोड किया। हाँ, ऐसा। फिर एक साल पे भी ना हमको ये ध्यान देना होता है कि हमको उसी दिन अपलोड करना होता है। थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है 4-5 दिन का, लेकिन उससे ज्यादा आप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब हर साल हाँ, एक आपको। चीज, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि मान लीजिए आपने कहीं PhD में एडमिशन ले लिया, हाँ हाँ, लोग जल्दी जल्दी में या ध्यान नहीं देते या खुशी के मारे पढ़ते नहीं है, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि कई लोग 1 महीने से ज्यादा टाइम निकाल देते हैं डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट को अपलोड करने में। इसमें एक क्राइटेरिया होती है कि आपने कहीं PhD में एडमिशन, मान लीजिए मैंने आज लिया, ज्वाइन मैंने आज किया, तो मुझे आज के डेट में ही 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट लिख के अपलोड कर देना होता है। अच्छा वरना अगर आप इससे ज्यादा टाइम के जाते हो, 5-6 दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है महीने के, लेकिन अगर आप 1.5 महीना 2 महीने के बाद निकाल रहे हो तो फिर वो कैंसिल कर देते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं, अच्छा। क्योंकि वो सीधे सीधे आपके फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में भेजते हैं लिख के ऐसा। और इसके अलावा नैन्सी, अगर जैसे आपने कहा था कि जो 12th से स्टूडेंट है, तो उसको नहीं करना पड़ता है MSc के बाद कुछ, पर उसको फिर क्या, जैसे आपने बोला कि अगर आप MSc के बाद जा रहे हो PhD में, तो आपको हर साल प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है MSc के बाद अगर आप गए तो, है ना? हाँ तो हाँ अगर आप 12th के बाद PhD में जा रहे हो, तो उसमें भी आपको हर साल प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा सेम? हाँ, 12th के बाद भी अगर हम जा रहे हैं तो उसमें भी सेम ही कर, क्योंकि हम भले 12th से MSc करने के बाद फिर से तो हमें, क्योंकि जो हमारा एक लिमिटेशन है DST का, उसमें क्या है कि हमें 12th से MSc तक मिला हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ हाँ, उसके बाद हमें PhD कंटिन्यू करनी है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा हमसे, हमें फिर से एक नई प्रोफाइल जनरेट करनी होगी। अच्छा, फिर से प्रोफाइल जनरेट करनी होती है, तो उसमें MSc टॉपर होना बस जरूरी नहीं है, उसमें बस 70% से ज्यादा होना चाहिए? तो हाँ, क्या? अगर आपके 12th से ही इंस्पायर फेलो की हाँ DST है तो फिर की जरूरत नहीं है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोटोकॉल सेम होता है, जैसे फर्स्ट रैंक होल्डर MSc वालों के लिए सेम, वैसे 12th जो भी होते हैं ना पास MSc के बाद, उनके लिए भी सेम होता है। बस कुछ क्राइटेरियाज को मेनली देखना चाहिए कि हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा लिखा हो, CV अच्छी हो, परसेंट आपके अच्छे रहे हो। मान लीजिए BSc में हमारे 55% या 60% नहीं बने हैं, तो फिर हमको नहीं मिल सकता DST इंस्पायर। अच्छा, के अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिसने DST लिया हुआ है, लेकिन उसने CSIR या ICMR क्लियर कर लिया और उसको DST से इधर शिफ्ट होना है, तो क्या वो अपने सेकेंड ईयर ऑफ PhD, थर्ड ईयर ऑफ PhD, फर्स्ट ईयर ऑफ PhD में ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ, श्योर, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं PhD DST के साथ ही, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप DST को डिसकंटिन्यू कर लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने CSIR सेकेंड ईयर में क्वालिफाई किया तो आपको फेलोशिप फर्स्ट ईयर से मिलेगी, वो सेकेंड ईयर से ही कंसीडर होगा। ऑब्वियसली, हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है, वो सेकेंड ईयर से ही कंसीडर होगी।
तो नैन्सी, मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं और स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और इसके अलावा बस एक ये है कि जो वेबसाइट होती है जिसमें हमें जाना है, तो वही है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जो है inspire.government.in, राइट? यही वाली जो है inspire.government.in, इसी में ही जाके बच्चों को सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, सब कुछ उनको यही वेबसाइट देखते हैं। एक नोटिफिकेशन आता रहता है और एक साइट में उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए दिया होता है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी आईडी देख सकते हैं। तो इसी में ही उनको सब कुछ पता चलता रहेगा, बस इनको बार बार देखना है। यही है कि उसमें नोटिफिकेशन के टाइम में किसी को सिलेक्शन देखना है कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे मेरा 12th एडवर्टाइजमेंट था, तो अब जो इस 2020 वाले बच्चों का हुआ होगा, उनका 13th एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा। अच्छा, ओके। मत रखिए कि हाँ इसको भी खोल के देख ले, उसमें इसको भी खोल के देख ले। आप 13th एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें लिखा होता है कि आप सेलेक्ट है नहीं, बस 13 एडवर्टाइजमेंट देखिए, जो कि 2020 वाले बच्चे अब अप्लाई करेंगे उनके लिए ही है। अब तो 2021 वाले करेंगे ना? हाँ, अब अगले साल 2021 वाले करेंगे। अभी 2020 वालों ने कर चुका होगा, या नवंबर में तो आपने बोला उनके फॉर्म निकलते हैं? वो पूरा टोटल प्रोसीजर 1 साल लग जाता है करते करते। अच्छा, 1 साल लग जाता है, क्योंकि आपकी वो जो वैलिडिटी होती है ना, उसमें जैसे आप डीएसटी इंस्पायर फेलो हो गए, आपका उन्होंने फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया, तो फिर आप वो 1 साल के लिए एलिजिबल होते हो कहीं पे भी एडमिशन लेने के लिए। एक क्राइटेरिया बस लास्ट में ये होती है कि आपने एडमिशन जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज में ले लिया या जिस यूनिवर्सिटी में, विद इन 1 मंथ आपको पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, ये वहाँ पे क्राइटेरिया है। तो फिर और ये पूरा लग जाता है। तो फिर जैसे नैन्सी, समझो मेरा जो 12th का रिजल्ट है वो जून में आया, ठीक है, मैंने अगस्त में किसी बीएससी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अगस्त में, क्योंकि ले ही लेते हैं ना, इतने टाइम में तो एडमिशन ले ही लेते हैं अगस्त में तो। और ये जो फॉर्म है डीएसटी के नवंबर में निकलेंगे, है ना? और उसके बाद फिर एक पूरा साल लग जाता है उसको कंप्लीट होने में, पूरा प्रोसीजर, या फिर मुझे अगस्त से मिलने लग जाएगी, किस तरीके से? नहीं, आप लिया ठीक है, हाँ, तभी तो आप उसको जैसे 12th वाले में रजिस्ट्रेशन दूसरी तरीके से होता है, एमएससी वाले में दूसरी तरीके से होता है थोड़ा। हाँ। जब आपने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, फिर ही तो आप उसमें कॉलेज का नाम लिखोगे। अच्छा, हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या है, उसमें पहले ही क्राइटेरिया दे रखा है कि फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर के बाद कि आप कहीं भी एक साल में ये वैलिड है आपका, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए पूरे 1 साल में। जैसे हमारा CSIR का 2 साल की वैलिडिटी होती है ना JRF की, इसमें 1 साल की होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि इंस्पायर फेलोशिप का प्रोसीजर काफी लंबा है, अगर अभी भी आपको डाउट है तो फील फ्री कि आप कमेंट कीजिए। मैं नैन्सी से ऑब्वियसली वो कमेंट्स आगे पास करूंगी नैन्सी के पास, सो दैट नैन्सी जो भी बताएंगी वो फिर मैं आप तक पास कर दूंगी। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच नैन्सी, आपने इतना टाइम निकाला और इतने अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझाया हमें। Welcome, ma'am. So thank you so much guys for joining with me in this session. I hope this session was really helpful for you. Thank you so much guys. Bye bye.